मैं वहीद अंसारी रेबल टाइम्स में आपका स्वागत है। 12 जून को कोर्ट के आदेश आए और 13 जून को टीएमसी कमर कस के एबी कंपाउंड पहुंची और वहां पर कई बिल्डिंगों को लगातार कार्रवाई करके ज़मीन दोज कर दिया गया और सैकड़ों परिवारों को घर से बेघर कर दिया गया। ये रोते बिलखते लोग हमने अपनी न्यूज़ के ज़रिए आपको दिखाया था। वो सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से ज़मीन दोज किया गया एवी के कंपाउंड को, लेकिन ये कार्रवाई वहाँ थमी नहीं। इसके बाद ये कार्रवाई आगे जाकर दोस्ती के पट्टे में भी की गई। वहाँ भी कई बिल्डिंगों को ज़मीन दोज किया गया और कई परिवारों को घर से बेघर कर दिया गया। इसके बाद एक बार फिर भोलेनाथ नगर की बिल्डिंग अनम बिल्डिंग, जहाँ पर एक साल पहले भी कार्रवाई की जा चुकी थी, उसके बाद जैसे तैसे करके लोगों ने उस घर को रिपेयर करके अपने घर में रहना शुरू कर दिया था और दोबारा टीएमसी की टीम वहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची, जिसके बाद रफ़ीक कामदार साहब ने इतने सारे लोगों को घर से बेघर होता देख उनसे रहा नहीं गया और वो कार्रवाई के बीच में दीवार बनकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि इतने सारे लोग पहले ही घर से बेघर हो चुके हैं और अनम बिल्डिंग के परिवार के लोग अगर घर से बेघर होते हैं तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर इस बिल्डिंग पर कार्रवाई की गई तो वो इन लोगों के साथ अपनी जान दे देंगे, इन लोगों के साथ पेट्रोल डालकर अपने आप को जला लेंगे। अब आपको एक बात और बता दें कि रफ़ीक कामदार के अलावा और लोग शहर में नहीं थे। क्या रफ़ीक कामदार के अलावा जो यहाँ के जो विधायक हैं, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो पूर्व हाउसिंग मिनिस्टर भी रह चुके हैं और मुसलमानों के हमदर्द कहलाए जाने वाले सेकुलर लीडर भी हैं और नेशनल लेवल के लीडर हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पहले तो ये कहा कि ये क्षेत्र मेरा नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर लोगों के अंदर बेचैनी और नाराज़गी देखी, तब उन्होंने ये कहा कि कोर्ट के आदेश हैं और ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ। हालांकि वो ये कर सकते थे कि जिस तरीके से दीवा के उस हिस्से में कार्रवाई हो रही है जहाँ पर अब्दुल का घर, अब्दुल का परिवार घर से बेघर हो रहा है, तो दूसरी तरफ दीवा के उन पट्टों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जैसे 27, 28 और 29। वहाँ पर भी तो इलीगल बिल्डिंगें हैं लेकिन वहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई। थाना में बिल्डिंगें हैं लेकिन वहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई। कलवा में भी इलीगल बिल्डिंगें हैं लेकिन वहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई तो सिर्फ नाम के लिए छोटी मोटी कार्रवाई। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई दीवा के इस पट्टे में की गई है जहाँ पर मेजॉरिटी मुसलमानों की है, उनकी बिल्डिंगों को ज़मीन दोज कर दिया गया और ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी थी। तो जितेंद्र आवाड इस मुद्दे को लेकर खड़े हो सकते थे लेकिन उन्होंने कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया और ना ही उनकी पार्टी के लोगों ने आगे बढ़कर इस तरह का कोई काम किया। ये काम अपनी जान को जोखिम में डालकर, हालांकि इस बीच में कार्रवाई के बीच में आने के एवज़ में रफ़ीक कामदार के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन इन सब बातों की परवाह किए बगैर रफ़ीक कामदार अड़े रहे, लोगों के लिए खड़े हुए दीवार बनकर, यहाँ तक के लोगों के साथ जलकर मरने के लिए भी तैयार हुए। जिसके बाद अनवर कच्ची आगे आए और रफ़ीक कामदार, इन दोनों के नेतृत्व में जितने लोग जिनकी बिल्डिंगों पर कार्रवाई हो चुकी थी और जो बिल्डिंगों पर कार्रवाई होने वाली थी, उन सब को लेकर एक डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी के घर पहुंचे। तकरीबन 11 बजे वहां पर पहुंचे हैं और भरी बारिश में 1:30 बजे तक एकनाथ शिंदे जी का इंतज़ार करते रहे और उम्मीदें लगी रहीं। लोगों की निगाहें उनके दरवाजे पर ये आस लगाए बैठी थी, कब एकनाथ शिंदे जी आएंगे, उनको सुनेंगे और क्या उनके हक में फैसला करेंगे। ऐसे कई सवाल लेकर रात के 1:30 बजे तक वो घर से बेघर होने वाले परिवार और रफ़ीक कामदार और पत्रकारों की पूरी टीम वहाँ पर रात 1:30 बजे तक भरी बरसात में खड़े रहे और आखिर में रफ़ीक कामदार साहब की मेहनत रंग लाई। शिंदे जी ने वो सारे हालात को सुना और सुनने के बाद 18 तारीख तक कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया और उसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट में अपना वकील वो खड़ा करेंगे और उसकी फीस भी वो देंगे। इस तरह का एक बड़ा कदम एकनाथ शिंदे जी ने उठाया। हालांकि वो ये जानते थे कि जब
ज़रूरत पड़ी थी वोटों की तो मुमरा वालों ने उनका साथ नहीं दिया था। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये घर से बेघर होने वाले परिवारों के ऊपर उनको रहम आया। लेकिन जो यहाँ के मौजूदा 15 सालों से विधायक है उन्होंने ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हालांकि एकनाथ शिंदे जी की उनकी अच्छी खासी दोस्ती भी है, चाहते तो वो ये काम कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। बहरहाल उसके बाद एक बार फिर टीएमसी की तरफ से नोटिस आता है सहारा कंपाउंड को, खान कंपाउंड को और सहारा सिटी को। उसके बाद ये बेचैनी बढ़ती है, रफ़ीक कामदार और बेचैन हो जाते हैं और ये देख रहे थे कि कार्रवाई होती चली गई, अगर इसे रोका ना गया तो ना जाने कितने परिवार हैं जो घर से बेघर हो जाएंगे, हज़ारों की तादाद में लोग घर से बेघर हो जाएंगे, उनकी छतें छिन जाएंगी। इन्हीं सब बातों को महसूस किया और उनका दर्द देखते हुए रफ़ीक कामदार ने लोगों को जोड़ने का काम किया, लोगों को मुत्तहिद करने का काम किया। उन्होंने ये कहा कि हालांकि कोर्ट का चैलेंज देना नहीं चाहते थे, वो कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद में लोग सामने आएंगे तो कोर्ट को भी एक बार सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि इतने सारे लोग घर से बेघर हो जाएंगे तो कोई ना कोई ऐसा कानून पास किया जाएगा जिससे इनकी छतें बच जाएंगी। और यही कोशिश रही रफ़ीक कामदार की और उन्होंने भरपूर कोशिशें की। लेकिन लास्ट संडे की जो मीटिंग थी उसमें लोगों को घर से बाहर निकलने में जितनी दिक्कत हुई, जितना देर से घर से बाहर आए, उस बात से ही उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि उनकी कुर्बानी कहीं बेकार ना जाए और लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं। जिसके बाद रफ़ीक कामदार नाराज़ भी हुए और उन्होंने कहा कि अभी आप घर से नीचे नहीं उतरेंगे तो आगे का काम कैसे किया जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं लोग घरों से बाहर आए और सहारा सिटी के लोग, खान कंपाउंड के लोग और अचार गली के लोग, सारे लोग एकजुट होकर एक जगह जमा हुए। फिर रफ़ीक कामदार साहब ने सबको इकट्ठा रहने की ताकीद की, एकजुट होने की ताकीद की और कहा कि मिलकर रहेंगे तभी कुछ काम आगे बढ़ेगा। ये उनकी नीयत थी। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे मामलात बने कि रफ़ीक कामदार के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाने लगे। लोगों का ये कहना था कि रफ़ीक कामदार साहब पैसों की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि रफ़ीक कामदार का ये दावा है कि अगर कोई ऐसा परिवार दिखा दें जिसके घर छिना हो, घर टूटा हो, जो घर से बेघर हुए हैं, ऐसे कोई परिवार दिखा दे, ऐसा कोई शख्स दिखा दे जिससे 1 रुपये की डिमांड की गई हो, उसके बावजूद भी लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार और हर कोई क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। जिसको देखते हुए रफ़ीक कामदार ने अपने ये कदम मंगल के दिन यानी 2 तारीख को उन्होंने अपने कदम कहीं ना कहीं पीछे ले लिए, जिसके बाद हलचल मच गई शहर में। हर जगह ये खबरें आम हो गई कि रफ़ीक कामदार अब आगे नहीं आएंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर हम पत्रकारों ने भी रफ़ीक कामदार साहब से वजह जानने की कोशिश की। आखिर आप इतना आगे जाने के बाद, लोगों को इतना जोड़ने के बाद आप पीछे कैसे हट सकते हैं या क्यों हट रहे हैं, तो उसका क्या खुलासा किया है हम आपको अगली खबर में ज़रूर दिखाएंगे।